इवनिंग गाइस। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो चार्ट पे ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल क्यों बनती है। क्योंकि आप देखोगे ना कंप्लीट चार्ट को, ग्रीन और रेड के अलावा कोई सा भी कलर नहीं दिखेगा आपको इस कैंडल का। तो एक छोटा सा मैं आपको बेसिक आंसर देना चाहूंगा। ये जो भी ग्रीन कैंडल बन रही है ना, इसका मतलब है कि इस दिन पर्टिकुलर डे स्टॉक पॉजिटिव डायरेक्शन में क्लोज हुआ है। पॉजिटिव इन द सेंस प्लस नंबर में, मतलब उस दिन स्टॉक 2-3%, 1%, मतलब कि ग्रीन में क्लोज हुआ है। वहीं मैं अगर रेड कैंडल की बात करूं तो मैं ये अजम्पशन लगाऊंगा कि इस दिन पर्टिकुलर डे स्टॉक मेरा माइनस में बंद हुआ है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। लास्ट फ्राइडे को, जो कि 2 जून 2023 था, ये स्टॉक की जो कैंडल के जो कलर है वो है ग्रीन कलर की। ठीक है, तो देखते हैं आरती ड्रग्स के अंदर स्टॉक कैसे क्लोज हुआ। देखो, सबसे पहले मैंने मार्केट वॉच में गया, एनएससी में गया, और बिग ट्रेड लिस्ट का यहाँ ऑप्शन आ रहा है। मैंने इसको ओपन किया है। जैसे कि मैंने कल आपको क्लास में बताया था कि बिग ट्रेड लिस्ट वो लिस्ट है जो शेर खान के द्वारा शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक्स है, जिसमें सबसे ज्यादा हाई वॉलेटिलिटी ट्रेड्स होती है। मतलब इन स्टॉक्स में पर्टिकुलर पीपल जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, वो इंटरेस्टेड होते हैं स्टॉक की बाइंग एंड सेलिंग के अंदर। सो दिस स्क्रिप्ट हैज मेड बाय शेर खान। सो हमें अपनी अलग से स्क्रिप्ट ऐड करने की जरूरत नहीं होती, बट फिर भी आपके पसंदीदा स्टॉक्स, जैसे मान लीजिए आपने कोई स्टॉक्स बाय कर रखे हैं 5 से 10, तो उसकी आप चाहे तो अपनी ब्लैंक मार्केट वॉच बना सकते हो, जैसा कि कल मैंने आपको क्लास में बताया था। तो मैंने बिग ट्रेड लिस्ट ओपन करी, उसमें पहला ही स्टॉक खोला आरती ड्रग्स। अब यहाँ देखो 2 जून को जो कैंडल की क्लोजिंग है वो ग्रीन कलर में है। तो देखो, मेरा जो परसेंटेज वाइज में बात करूं इस स्टॉक की, स्क्रिप्ट का नाम आरती ड्रग्स, सेक्टर है फार्मास्यूटिकल, चेंजेस यानी कि इस पर्टिकुलर डे। डे क्यों बोल रहा हूँ गाइस? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है डी। डी फॉर डे कैंडल। जैसे मैं प्रेस करता हूँ डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर वीक, एम फॉर मंथ। अभी हम डी पे बात करेंगे। उसके पीछे का रीजन ये है गाइस, क्योंकि हम जब मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, मतलब कि एक स्टॉक के कितने टाइम फ्रेम हो सकते हैं, जब उस क्लास को पढ़ेंगे, तब जाके आपकी सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है। सो अब देखिए, ग्रीन कलर की कैंडल में क्लोज हुआ है, तो पर्टिकुलर डे जो स्टॉक का चेंजेस था वो भी प्लस में 0.37। ठीक है। अब मान लीजिए अबाउट इंडिया, जो कि 2 जून की जो कैंडल बनी है उसे ग्रीन कलर की है, तो यानी कि इस पर्टिकुलर डे जो स्टॉक क्लोज हुआ है वो ग्रीन में, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में क्लोज हुआ है। तो देखिए 1.50% ये अप साइड में रहा। वहीं मैं अडानी एंड की बात करूं, रेड कैंडल का फॉर्मेशंस बनाए, इसका मतलब कि स्टॉक पर्टिकुलर डे माइनस में क्लोज हुआ होगा। ये है सबसे सिंपल। अब मैं पढ़ाऊंगा इसका लॉजिक, ये बनती क्यों है। देखो गाइस, ये चार्ट पे जितनी भी ग्रीन कैंडल है ये डिनोट करती है ऑर्डर ऑफ बाइंग। ठीक है, ध्यान से सुनना, ऑर्डर ऑफ बाइंग मतलब कि यहां से इस पर्टिकुलर स्टॉक की डिमांड बढ़ी है। वो कैसे? तो हम इसका फॉर्मेशन सीखते हैं। मैं एक कैंडल ड्रॉ करने जा रहा हूं, ग्रीन और रेड। तो पहले मैं कैंडल ग्रीन ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है। अब ग्रीन कलर की कैंडल है मेरे पास में, तो मेरे को पता लगा कि इस पर्टिकुलर डे इस स्टॉक में बाइंग रेंज रही होगी। ठीक है। अब ग्रीन कैंडल का जो ओपन पॉइंट होता है वो कौन सा होता है? तो ध्यान रखना गाइस, ग्रीन कैंडल का जो ओपनिंग पॉइंट है वो होगा ये वाला। इसकी कुछ फंडामेंटल्स हम पढ़ रहे हैं। इसका जो क्लोजिंग पार्ट होगा वो होगा ये वाला। ठीक है। ये जो ऊपर विक नजर आ रही है आपको, ये जो छोटी सी डंडी टाइप में, इसे बोलते हैं हम अपर विक। इस वाले पॉइंट को बोलेंगे हम अपर विक। और डाउन साइड वाली जो विक है इसको हम बोलेंगे लोअर विक। ठीक है। अब बचा क्या? ये बीच वाला पार्ट जो कि फुलफिल है। ठीक है।
ये बीच वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? यहां से लेकर यहां तक, इसको हम बोलेंगे गाइस बॉडी पार्ट। ठीक है, चार्ट पे आता हूं वापस से। मान लीजिए ये अबोट इंडिया एक स्टॉक का नाम है, इसमें मेरे पास में ग्रीन कलर की कैंडल है। ठीक है, अब बताइए गाइस, मेरा ओपनिंग वाला पार्ट कौन सा रहने वाला है इसमें? इस कैंडल का ओपन वाला पार्ट कौन सा है? इस, मैं एफ प्रेस कर रहा हूं, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? पेंसिल। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? यस, ओपन। इस वाले पार्ट को? ये वाला जो पार्ट है, क्लोज। यस। और ये ऊपर वाली विक को? हाई। और ये डाउन साइड वाली को हम बोलेंगे लोअर विक। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर है ग्रीन कैंडल का। अब मैं फॉर्मेशंस बना रहा हूँ रेड कैंडल का। पहले हम अभी हम फंडामेंटल्स ही पढ़ रहे हैं इस कैंडल्स के, कि इसका ओपन क्लोज क्या होता है। ठीक है, ये एक रेड कैंडल है। अब रेड कैंडल का मतलब क्या हुआ? उस पर्टिकुलर डे स्टॉक जो क्लोज हुआ होगा वो हुआ होगा माइनस में। ठीक है, अब जो ग्रीन कैंडल है ना, सेम इसका जो ओपन क्लोज जो पार्ट है, सेम इसका उल्टा हो जाएगा। कैसे? रेड कैंडल में गाइस जो ओपन वाला पार्ट होता है वो होता है ये वाला, इसे बोलते हैं हम प्राइस का ओपन। ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं क्लोज। ठीक है, जो विक की बात करूं मैं, तो ये सेम अपर विक होगा और ये सेम लोअर विक होगा। और ये जो बीच वाला पार्ट है ये सेम इसमें होगा बॉडी वाला पार्ट। ठीक है, अब देखिए गाइस, अब ये ग्रीन कैंडल क्यों बनी? जब भी प्राइस का ओपनिंग वाला पार्ट, जब प्राइस ओपन हुई, अब फॉर एन एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये मान लीजिए प्राइस ओपन होती है इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, यहां ओपन हुई प्राइस। अब ओपन होने के बाद में हमें तो पता नहीं है ना प्राइस कहाँ जाएगी। हमें तो पता है नहीं कि प्राइस का फॉर्मेशन किस तरफ बनेगा। अब मान लीजिए प्राइस यहां ओपन हुई 100 रुपीज पे। ठीक है, अब ओपन होने के बाद में मान लीजिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में आ गई बाइंग। बाइंग मतलब इसमें आ गए खरीदार, तो प्राइस चली गई अप। और 330 पे प्राइस हो गई इस पॉइंट पे क्लोज। मैं मानता हूँ 120। हो सकता है कि ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स प्राइस ने क्या किया हो, अप एंड डाउन भी गई हो, तो इसलिए प्राइस में बनती है ग्रीन कलर की कैंडल। अब वही सेम मैं बात करूं कि अगर प्राइस ने मान लीजिए इसका ओपन हो गया इस पॉइंट पे। ठीक है, ओपन होने के बाद में प्राइस गई डाउन। ठीक है, अब डाउन जाते जाते प्राइस ने क्या किया? और डाउन लगा दिया।
लाइक दिस। ठीक है। हो सकता है कि मार्केट आर्ट्स में प्राइस ने अप एंड डाउन लगाया हो, तो ये बना दी उसकी शेडो या वीक पार्ट, तो इसलिए बनती है रेड कैंडल। अब देखो, जो ग्रीन कैंडल है गाइस, वो डिनोट करती है कि इस पर्टिकुलर एरिया से प्राइस में बायर्स आए, क्योंकि देखो, बायर्स आएंगे वो प्राइस को लेके जाएंगे अप, और सेलर्स आएंगे वो प्राइस को लेके जाएंगे डाउन। ठीक है। अब ये बायर सेलर्स क्या होते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, स्टॉक मार्केट में चलती है दो ट्रेडर, स्पेशली सेलर और बायर, यानी कि ए बायर नीड से सेलर और ए सेलर्स नीड से बायर। जब भी हम कोई स्टॉक को खरीदने जाते हैं, अगर वहां कोई बेचने वाला होगा तभी जाके स्टॉक हमारे डीमेट अकाउंट में आएंगे, राइट। और जैसे मान लीजिए हमारे डीमेट अकाउंट में आ गए और उस स्टॉक का भाव बढ़ता है या घटता है, अगर हम स्टॉक को बेचने जाएंगे तो हम क्या हुए, सेलर। तो वहां पे क्या होना चाहिए मार्केट में, बायर। तो स्टॉक मार्केट में एक बायर नीड से सेलर और एक सेलर नीड से बायर, ये गणित से चलती है। ठीक है। अब ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के क्या फॉर्मेशन है गाइस, कि मान लीजिए पर्टिकुलर किसी चीज की आती है डिमांड। अब डिमांड का मतलब क्या है, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। कोरोना टाइम में गाइस, कोई बता सकता है मुझे किस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ी थी? सबने कोरोना टाइम देखा है, कोई मुझे बता सकता है सबसे ज्यादा? हाँ, वैक्सीन की तो थी, उससे पहले जब वैक्सीन नहीं बनी थी तो। यस, मास्क और सैनिटाइजर। ऑनेस्टली गाइस, कोरोना से पहले तो मास्क को सब जानते थे, सैनिटाइजर को बहुत कम लोग जानते थे, राइट। अब हमें पता था कि जब कोरोना से पहले एक मास्क की कीमत थी 1 रुपए या 2 रुपए, वो कोरोना टाइम में 100 रुपीज तक बढ़ा बिका है। ठीक है। 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 300, 500 रुपए, अनलिमिटेड उसकी प्राइस में क्या हुई थी, इंक्रीजमेंट। प्राइस शूट हुई थी वहां से, क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन था कम और डिमांड थी ज्यादा, राइट। अगर गाइस मैं आज की तारीख की बात करूं, क्या आज मास्क की उतनी ही कीमत होगी जितनी कोरोना टाइम में थी? नहीं ना। क्यों? क्योंकि अब कोरोना इतना है नहीं, तो लोग मास्क का यूज कम करते हैं, और प्राइस जब कोरोना टाइम से पहले जितने रुपए की थी, आज उतने ही रुपए की मास्क बिक रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल का मतलब क्या है, कि जब भी किसी प्रोडक्ट में डिमांड आती है, मतलब कि उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बायर्स आते हैं, तो प्राइस वहां से होती है शूट। तो वही चार्ट कहता है हमें कि इन पर्टिकुलर डे, ठीक है, जब जब ये ग्रीन कैंडल बनी है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में क्या बढ़ी है, डिमांड। ठीक है। इस पर्टिकुलर स्टॉक में बढ़ी है डिमांड। अब डिमांड बढ़ी, ठीक है, तो प्राइस कहां गई, अपसाइड में। और जैसे ही इस स्टॉक की डिमांड घटी, तो प्राइस क्या हुई, डाउन साइड में। फिर डिमांड बढ़ती है, फिर प्राइस अप जाती है। तो आप देखोगे, इस पूरे स्टॉक मार्केट का जो गेम है, वो है किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ना, फिर उसका घटना, फिर बढ़ना, फिर घटना, फिर बढ़ना, फिर घटना, फिर बढ़ना। अब जो भी ये घटने और बढ़ने का जो प्रोसेस चल रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर, हमें वो एरिया फाइंड आउट करना है जहां से स्टॉक की डिमांड बढ़ी थी, राइट। अब खुदा ना खास्ता गाइस, अब मैं आपको एग्जांपल और देता हूं कि कोरोना वापस आ जाता है। मैं तो नहीं चाहता, कोई नहीं चाहेगा, ठीक है। तो आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट आएगा कि उसको पहले खरीद के रख लो? मास्क, सैनिटाइजर, फूड। क्यों? क्योंकि आपको पता है, आपने वो चीज देखी है पास्ट में, कि जब लास्ट टाइम कोरोना आया था तो मास्क मिलना ही मुश्किल हो गए थे। आप मेडिसिन अपने पास में रखेंगे, राइट। प्रॉपर फूड, मास्क, सैनिटाइजर, जितने भी आइटम्स है आप साथ में रखेंगे, क्यों? क्योंकि आपने उस वक्त उस हालात को देखा है, यानी कि पास्ट के एक्सपीरियंस को आप प्रेजेंट में यूटिलाइज करके फ्यूचर का प्रोडिक्शन कर रहे हो। तो सेम स्टॉक मार्केट में जब भी किसी स्टॉक की डिमांड बढ़ी है,
हमें क्या करना है गाइस, उस एरिया को फाइंड आउट करना है। ठीक है, उस एरिया को फाइंड आउट करके हम वहां पे एंट्री स्टॉप लॉस हमारा टारगेट को प्लान करेंगे। अब होता क्या है कि एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हम कुछ एलिमेंट्स पढ़ेंगे हम आने वाली क्लासेस के अंदर। अभी मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा रेफरेंस दिया है कि ये स्टॉक मार्केट की गणित क्या है। हम क्या करते हैं गाइस, इस चार्ट के थ्रू हम टेक्निकल एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चार्ट का डेटा क्या होता है गाइस, हमारे पास में बहुत पुराना यहां तक का डेटा पड़ा है हमारे पास में। अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात करूं तो हमारे पास में डेटा है 2010 का इस पर्टिकुलर स्टॉक का। तो हम इस चार्ट को रीड करके पता लगा सकते हैं कि किस एरिया से इसकी डिमांड इंक्रीज हुई थी। राइट, अगर ये स्टॉक उसी एरिया में दोबारा आता है तो वापस से क्या डिमांड बढ़ेगी, पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब गाइस एक बात और बताना चाहूंगा कि हमें पता लग गया कि इस ग्रीन कैंडल्स का जो फॉर्मेशन जो चार्ट पे बना है वहां से डिमांड इंक्रीज हुई। ठीक है, इंक्रीज होने के बाद में स्टॉक दोबारा आया, और जैसा कि मैंने बताया कि हमें वो एरिया फाइंड आउट करना है जहां से डिमांड इंक्रीज हुई। यही हमारे पैटर्न का पहला सीढ़ी होगी इस प्राइस एक्शन कोर्स की। क्योंकि ग्रीन कैंडल्स हमें डिनोट्स करेगी इस स्टॉक्स में एक्चुअल बाइंग किस पॉइंट से आई थी, और रेड कैंडल्स हमें शो करेगी कि इस स्टॉक पे पर्टिकुलर सेलर्स कहाँ हैं। अब गाइज बहुत जगह आपने जब डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी पढ़ी होगी तो सब जगह यही कहा जाता है कि वी फाइंड आउट द पेंडिंग ऑर्डर्स। पेंडिंग ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है वो पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि जो स्टॉक मार्केट जो चल रहा है ये क्या हम चला रहे हैं, रिटेलर्स की बस की बात है? आप जैसे मेरे जैसे जो कैंडिडेट होंगे उनके अकाउंट में कितने होंगे, 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 20-30 लाख खींच के। अब सुनिए स्टॉक मार्केट चलाता कौन है गाइस, स्टॉक मार्केट को चलाते हैं इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं वो पढ़ते हैं। इंस्टीट्यूशंस गाइस एक नॉर्मल बंदा भी हो सकता है, किसी कंपनी का ग्रुप भी हो सकता है, या कोई बैंक भी हो सकता है, कोई भी म्यूचुअल फंड्स, ये भी क्या है इंस्टीट्यूशन। डीआईएस और एफआईआईस, ये सब के सब कौन है, इंस्टीट्यूशन। अब डीआईआईएस का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, और एफआईआईस होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर। जैसे मान लीजिए किसी फॉरेन के इन्वेस्टर कंपनी को इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है तो वो लगाएगा एसजीएक्स निफ्टी के थ्रू। सेबी की कुछ गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए एज ए एनआरआई इन्वेस्टर वो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। अब इंडियन स्टॉक मार्केट में लोग इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है गाइस मैं जानता हूं। आप मुझे एक आंसर दीजिए। मान लीजिए एक कंपनी है जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, बढ़िया तरीके से चल रही है, उसका पूरा डेवलपमेंट हो चुका है। ठीक है, आप उसमें स्टॉक खरीदने जा रहे हैं, तो आपको पता है कि अगर मैं 1 करोड़ रुपए लगाऊंगा तो मुझे ½ % स्टेक मिलेगा। अब वहीं पे आपके पास में एक कंपनी और है जो उसका कॉम्पिटिटर मान लो या कुछ भी मान लो XYZ, और आपको पता है ये कंपनी भी बहुत बड़ी बनेगी आने वाले समय में। आप उसमें पैसा लगा रहे हो, वहां आपको स्टैक मिल रहा है 10% या 20%, तो आप किस कंपनी में पैसा लगाओगे? क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है एज ए बिजनेसमैन अगर मैं किसी नई कंपनी में पैसा लगाता हूं तो उसके बढ़ने के चांसेस कितने हैं। जो नई कंपनी आती है वो होती है डेवलपिंग, तो इंडिया इज द डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, यूएस डेवलप्ड कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर और ज्यादा डेवलप होने के चांसेस हैं, मतलब और ज्यादा अर्थव्यवस्था सुधरने के चांसेस हैं। कहते हैं ना कि यूएसए का थोड़ा सा पीछे चल रहा है इंडिया, क्यों? क्योंकि आज भी भारत विकासशील देशों में आता है, मतलब इसकी इकोनॉमी बढ़ रही है। ठीक है, इसका डेवलपमेंट का प्रोसेस कंटिन्यू है। तो लोगों को पता है कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, यहाँ पे अगर हम पैसा लगाएंगे तो हमारा पैसा भी डेवलप होगा। ठीक है, आज आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो ट्रेड्स होती है वो होती है फॉरेक्स मार्केट के अंदर, बट फॉरेक्स मार्केट रिस्की कितना है, 1 मिनट नहीं लगता उसको पैसा साफ होने में, उसके स्टॉक्स डॉलर्स में आते हैं बड़े महंगे। राइट, तो सबको पता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में स्टॉक भी थोड़े सही रेंज में आते हैं, और इंडियन स्टॉक मार्केट एक डेवलपिंग कंट्री क्या पार्ट है।
तो अगर हम यहाँ पैसा लगाएंगे तो हमारे पैसा बनने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड होते हैं। अब जो डीआईस की बात कर रहा है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, तो देखो डोमेस्टिक इन्वेस्टर जैसे कि मैंने बताया, एचडीएफसी बैंक ये भी एक इन्वेस्टर है, एचडीएफसी, आईसीसी बैंक, एक्सिस बैंक। आपको क्या लगता है कि आप अपना पैसा जो बैंकों में रखते हो, क्या बैठे बैठे बैंक थोड़ी ब्याज दे देगा आपको, वो कहीं ना कहीं आपका पैसा तो यूटिलाइज करता है। एलआईसी करवाते हैं अपन, तो एलआईसी में जो भी अपन प्रीमियम देते हैं साल भर का 15,000 20,000 रुपए, तो क्या उनको देने से थोड़ी पैसा बन जाता है, वो भी कहीं ना कहीं तो पैसा डालते हैं, राइट। तो वो पैसा डालते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। अब स्टॉक मार्केट में वो उन्होंने इतनी चीजें निकाल रखी है, इक्विटी में अलग डालते हैं, ऑप्शंस में अलग डालते हैं, डेप्ट में अलग डालते हैं, मिड कैप में अलग डालते हैं, स्मॉल कैप में अलग डालते हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स में अलग डालते हैं। उनका डाइवर्सिफिकेशन होता है पोर्टफोलियो। क्यों? क्योंकि एलआईसी कराने वाला बंदा हर मंथ 1,500 रुपए का प्रीमियम देगा। अब उनके पास में कितने कस्टमर है? 10,000 करोड़ के कस्टमर हैं उनके पास में। तो उनके पास में हर मंथ 10,000 करोड़ आ रहा है, तो उनके पास तो पैसे की कमी है नहीं ना। स्टॉक मार्केट कितना डाउन हो जाए वो तो एवरेज करते रहेंगे। मान लीजिए आपने किसी प्रोडक्ट में ऐसा डील कर रहे हो जो प्रोडक्ट कभी खराब नहीं हो सकता। अब वो चाहे कितना ही अप एंड डाउन आ जाए, जैसे मान लीजिए आप गोल्ड में डील करते हो, आप हर महीने 1 ग्राम गोल्ड का सिक्का खरीदते हो, तो कभी 1 ग्राम सिक्का खरीदा, कभी 5200 में, कभी 5300 में, कभी 5,000 में, कभी 4800 में, कभी 6,000 में। ऐसे करते करते जब 20 साल बाद देखोगे, तो आपके पास में उसका क्या आ जाएगा? एवरेज पॉइंट। अब मान लीजिए एवरेज पॉइंट आता है 7,000 रुपये पर ग्राम, और आज की जो रेट चल रही है वो चल रही है 1 लाख। तो जो एवरेजिंग का सिस्टम है ना, यही एक्चुअल स्टॉक मार्केट है। जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो इतने सारे स्टॉक्स में डील नहीं करते हैं, उनके पर्टिकुलर सिलेक्टेड स्टॉक्स होते हैं। मैं दिखाता हूं कैसे। डोमेस्टिक इन्वेस्टर इन इंडिया। आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपके और ज्यादा क्लियरिफिकेशन होगी। मैं आपको दिखाता हूँ उसके अंदर इन्वेस्टर्स नेम। ये देखो, अगर मैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करूं इंडिया के अंदर, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी हो सकता है और कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी हो सकता है। जैसे कैसे? राकेश झुंझुनवाला का नाम सुना है किसी ने? उनका पोर्टफोलियो 36,989 करोड़ का। प्रेम जी एंड एसोसिएट्स जिनकी कंपनी है विप्रो, उनका है 1,62,801 करोड़। राधा कृष्णा दमानी जी जिनकी डीमार्ट कंपनी है, उनका पोर्टफोलियो देखो 1,60,276 करोड़। मुकेश अग्रवाल जी है, ये देखो सबके सब नाम है बड़े बड़े इन्वेस्टर जिनकी असेट नेटवर्थ करोड़ के अंदर है। वहीं अगर मैं डीआईज इन्वेस्टर्स की बात करूं, वो कौन कौन हो सकता है? देखो एसबीआई ग्रुप, आईसीआईसी ग्रुप, इनके फंड देखो 3,88,334 करोड़। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की स्टैक पता है कितनी है? ये मान लो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 21,87,488 करोड़ रुपए लग रखे गवर्नमेंट के स्टॉक मार्केट के अंदर। एचडीएफसी ग्रुप, कोटक महिंद्रा, रिलायंस ग्रुप का देखो 1,92,192 करोड़। एक्सिस, बिरला, सुंदरम, आईडीएफसी, ये देखो सबके इतने बड़े बड़े करोड़ों के फंड्स हैं। अगर आप देखोगे तो बहुत सारी लिस्ट नजर आएगी आपको। वहीं मैं बात करूं एफ आई, फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर में कौन कौन है? गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर 1,63,970 करोड़ की इनकी वैल्यू है। ठीक है। यूरोप पैसिफिक ग्रोथ फंड, वेन्यू फंड, नालंदा इंडिया फंड, देखो आप, इतनी सारी कंपनीज है जिनके हजारों करोड़ों वो हैं फंड। ठीक है। अब यही तो स्टॉक मार्केट चला रहे हैं, जिनके पास में इतने हजारों करोड़ों रुपए पड़े हैं, मतलब लाखों करोड़ों रुपए, अपन गिन नहीं सकते इतना पैसा पड़ा है इनके पास में। तो आपको क्या लगता है कि हम जैसे रिटेलर को स्टॉक मार्केट चला रहे हैं? हम जैसे जो रिटेल ट्रेडर अगर पूरा दिन में बाइंग में लगा देना तो एक छोटी सी कैंडल नहीं बनेगी। तो ये है स्टॉक मार्केट को चलाने वाले असली प्लेयर।
हमें क्या करना है गाइस, इन प्लेयर्स के पीछे चलना है। पीछे क्यों चलना है? क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट में असली जो फाइट है वो इन लोगों के बीच में है, डीआईएस और एफआईएस के बीच में। ठीक है, आप देखते होंगे न्यूज के अंदर डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने आज कितना बाय करा, फॉरेन इन्वेस्टर ने कितना बाय करा। इन दोनों की बाइंग एंड सेलिंग से स्टॉक मार्केट हिलता है। हमें क्या करना है गाइस, अगर इन दोनों हाथियों के बीच में हम आ गए तो पिसना तय है। ध्यान रखना, इन दोनों हाथियों के बीच में हम आ गए, पिसना तय है। हमें चलना है इनसे एक कदम पीछे, इनके फुटप्रिंट को फॉलो करना है। क्योंकि गाइस एक बात बताइए, ए बायर नीड से सेलर, ए सेलर नीड से बायर। अगर इन क्या इनको पता नहीं है कि स्टॉक मार्केट में टेक्निकल स्टडी क्या होती है? मान लीजिए इस कोर्स को करने के बाद में आपको पता है कि यहाँ से बाइंग आएगी, आपने पैसा डाला, तो इनके लिए तो कितना आसानी सा बात है ना। उनको पता है कि टेक्निकल वाले ये चीज पढ़ाते हैं, तो वहां पे वो सेल कर देंगे। आप खरीदते रहो, वो बेचते रहेंगे, हो गया आपका लॉस। तो स्टॉक मार्केट सही चीज बताऊं क्या है, 80% है साइकोलॉजी और 20% है स्टडी। ये बात सच है गाइस। इस पूरे कोर्स में मैक्सिमम मैं आप पूरी की पूरी साइकोलॉजी पे ज्यादा फोकस करूंगा, साथ के साथ टेक्निकल पार्ट को भी। क्योंकि पूरा गेम ही साइकोलॉजी का है। दुनिया क्या सोचती है उससे अलग सोचना पड़ेगा, न्यूज वाले क्या कह रहे हैं उससे अलग सोचना पड़ेगा। वो सारे एग्जाम्पल मैं आपको आने वाली क्लासेस में देता रहूंगा। तो आज आपको पता लग गया होगा स्टॉक मार्केट के चलाने के पीछे इन बड़े बड़े लोगों का ही हाथ है। अब देखो, मैं वापस जाता हूं एक बार। अभी बताओ, राकेश झुंझुनवाला सर है, इनकी 36,989 करोड़ की नेटवर्थ है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। इन्होंने सिर्फ 29 कंपनीज में ही पैसा लगा रखा है, जबकि स्टॉक मार्केट में 5,000 कंपनीज है। तो 29 कंपनियां ही क्यों? क्योंकि गाइस जितना बड़ा बिजनेसमैन, दे डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। कॉम्प्रोमाइज कौन करता है? हम जैसे लोग। और फिर होता है हमें लॉस। इसलिए मैं कहूंगा, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द स्टॉक मार्केट क्वालिटी ऑफ द स्टॉक्स, क्योंकि ये अगर आपने कॉम्प्रोमाइज करा तो आपका डाउन आ सकता है। अब देखो इनके स्टॉक्स की अगर लिस्ट देखो, ये वैसे पूरी डिटेल शेयर नहीं करते हैं। तो इनके भी देखो स्टॉक मार्केट डाउन, जब खरीदते हैं तो स्टॉक डाउन जाते हैं थोड़े बहुत, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये स्टॉक डाउन जा रहे हैं तो बेच देंगे। ये कोई नहीं बेचता, सब होल्डिंग करके रखते हैं। सबसे बेस्ट जो रिटर्न निकलता है वो निकलता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में स्टॉक मार्केट के अंदर। आप खुद ट्रेडिंग करोगे, साल भर में कमाओगे आप 40-45% रिटर्न, हो सकता है 100 भी कमा लो। बट एक एवरेज पॉइंट की बात करूं, 40-45 आराम से निकल जाता है। और एक इन्वेस्टर है जो कि 35-40% कमा रहा है, साथ में अपनी जॉब भी कर रहा है, तो मैं तो कहूंगा कि आपसे बढ़िया ट्रेडर वो है। हाँ, हम जितना जॉब में कमा रहे हैं उससे ज्यादा ट्रेडिंग में कमाए तो हमें जॉब को लीव करना चाहिए, एल्स नो। जो कर रहे हो करते रहो। सबसे पहले इस वाली जॉब को, स्टॉक मार्केट की जॉब को पार्ट टाइम जॉब बनाओ, कि जितनी मेरी सैलरी आ रही है उसका कुछ आधा परसेंट, 20%, 30%, 40% अगर मैं स्टॉक मार्केट से कमाता हूं, तो धीरे धीरे मैं इसमें मेहनत करके एक टाइम ऐसा लेके आऊंगा कि जितनी मेरी सैलरी आएगी उतनी कंसिस्टेंसी 6 मंथ to 8 मंथ्स। ऐसे नहीं कि 2 महीने सैलरी आ गई जॉब छोड़ दी, नहीं। 2 महीने तक पैसा हो सकता है, तीसरे महीने चल जाए तो। जब तक 6 to 8 मंथ्स तक या 1 ईयर तक कंसिस्टेंसी आपको पैसा नहीं आता स्टॉक मार्केट से एज पर योर सैलरी, तो जब तक आपको जॉब भी लीव नहीं करनी है गाइस। मार्केट में यही बोला जाता है कि हम आपको फुल टाइम ट्रेडर बना देंगे। मैं कहता हूँ, मैं कौन होता हूँ आपको फुल टाइम ट्रेडर बनाने वाला? मैं कोई नहीं हूँ। मैं आपको सिर्फ राह दिखा सकता हूँ कि ये एक रास्ता है जहां से आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो। बनना ही नहीं बनना वो टोटली आप पे डिपेंड रहेगा। हाँ, सपोर्ट हमारा पूरी तरीके से आप लोगों के साथ में रहेगा। राइट। अब इनके स्टॉक्स की बात करता हूँ राकेश झुंझुनवाला सर की। तो देखिए इनके स्टॉक कौन से हैं, एपटेक, स्टार हेल्थ, मेट्रो ब्रांड, एनसीसी, रेल्स, नजारा टेक्नोलॉजी, ठीक है, एग्रोटेक। ये 29 कंपनीज की वो हैं जिनमें इन्होंने पैसा लगा रखा है, इतनी क्वांटिटी होल्ड करते हैं। अब होता क्या है गाइस, अब एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन बनने का रीजन क्या है, कि मान लीजिए अब कोरोना में मास्क की और सैनिटाइजर की प्राइस क्यों बढ़ी, कोई बता सकता है मेरे को? मैंने अभी 10 मिनट पहले थोड़ा सा हिंट भी दिया था। डिमांड तो बढ़ी है, क्यों बढ़ी?
तो हमें भी पता है सर डिमांड बढ़ी है, क्यों बढ़ी? कोरोना की वजह से डिमांड सप्लाई है? नहीं 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 नहीं। नीड ठीक है, थोड़ा बहुत हिंट सही है। अब बताता हूँ मैं आपको, जर्नल लाइफ में कनेक्ट करता हूँ मैं आपको। हमारी सर्दियों के जो फेवरेट सब्जी है, उस आई थिंक सबकी मटर तो होनी चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस और नो? यस है ना? सबको अच्छे लगते हैं। अगर थैली भर के आ जाए तो बैठे बैठे ही हम खा लेते हैं। अब गाइज एक बात बताइए, जब मटर सीजन में आना स्टार्ट होते हैं तो खाने वाली पब्लिक कितनी होती है और उसका प्रोडक्शन कितना कम होता है? तो उसकी प्राइस क्या आती है? 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, आइडियली अगर मैं बात करूं। ठीक है। अब जैसे जैसे मान लीजिए मटर का प्रोडक्शन बढ़ता रहता है और खाने वाले को भी मिलता रहता है, तो प्राइस क्या होती है? डिक्रीज। ठीक है। अब मटर के जाने का टाइम आ गया, बट खाने वाले तो उतने ही हैं, तो वापस से क्या होगी मटर की प्राइस? शूट, वापस से बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी किसी भी प्रोडक्ट में डिमांड तो हो ज्यादा, ठीक है, और प्रोडक्शन यानी कि बेचने वाले, क्योंकि हम तो खरीदने वाले हैं ना मटर, बेचने वाले हो कम, तो प्राइस क्या होगी? शूट, यानी कि प्राइस वहां से भागेगी अप। और वहीं जब प्राइस में खरीदने वाले और बेचने वाले सिमिलर हो, तो प्राइस में क्या रहेगा? बैलेंस। राइट। पहले वाले केस में क्या हुआ कि खरीदने वाले थे ज्यादा और बेचने वाले, क्योंकि जो प्रोडक्शन करेगा वही बेचेगा, किसान लोग, फार्मर लोग अगर प्रोडक्शन नहीं करेंगे वो बेचेंगे क्या? तो मैं प्रोडक्शन को बोलूंगा एज ए सेलर। जब बेचने वाले वो तो हैं कम क्वांटिटी में और खरीदने वाले हैं ज्यादा क्वांटिटी में, तो प्राइस क्या होती है? शूट। प्राइस में क्या होता है? इम्बैलेंस। इम्बैलेंस हुआ क्योंकि बेचने वाले, अब मटर का प्रोडक्शन है 1,000 किलो का और खाने वाले हैं 2,000 किलो, तो उन सेलर्स को पता है ना कि खरीदने वाले ज्यादा है और हमारा प्रोडक्शन क्या है, तो प्राइस को क्या कर देंगे? वो शूट। प्राइस बढ़ेगी तभी जाके तो डिमांड बढ़ेगी किसी चीज की। तो सेम गाइस स्टॉक मार्केट में जो ग्रीन कैंडल बन रही है ना, इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या बढ़ी है? डिमांड, उस पर्टिकुलर डे, क्योंकि मैंने खोल रखा है डेली का चार्ट। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इस कैंडल में मैं कह सकता हूं कि इस पर्टिकुलर डे अबाउट इंडिया के अंदर डिमांड बढ़ी थी, उससे पहले डिमांड घटी थी, उससे पहले डिमांड घटी थी। ठीक है। बाद में मैं आपको समझाऊंगा ये छोटी छोटी कैंडल्स को हम क्या बोलते हैं। अब कंटिन्यूसली अगर ग्रीन कलर की कैंडल बन रही थी तो हमें पता लगेगा कि अबाउट इंडिया में 20,476 रुपए से, यानी कि जो कि 17 मार्च की कैंडल थी, यहां से डिमांड बढ़ते 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 यहां तक। तो डिमांड क्यों बढ़ी गाइस? क्योंकि हो सकता है कि बेचने वाले तो हो कम और खरीदने वाले हो ज्यादा, इसके प्राइस की इम्बैलेंस से बन गई प्राइस की डिमांड, और प्राइस हो गई शूट। शूट इन द सेंस प्राइस अप साइड में चली गई, और अप साइड में जाने का फॉर्मेशन कैसा होता है? ग्रीन कलर का। तो सबसे पहले मुझे बताइए, ये डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को? जिसको नहीं है मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये छोटे छोटे ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ठीक है। अब हमें पता है कि जो स्टॉक मार्केट को चलाने के पीछे हाथ है इंस्टीट्यूशंस का। ठीक है। अब इंस्टीट्यूशंस के लिए कहा जाता है गाइस, जब भी ये लोग बाय करते हैं ना, तो ये अपने ऑर्डर्स को कैंसिल नहीं करते। बट मैंने सोचा कि ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, और ना अभी तक किसी भी इंस्टीट्यूशंस ने ट्विटर पे ट्वीट किया है, ना ही कहीं भेजा है। पढ़ाया ही जाता है कि इंस्टीट्यूशंस अपने पैंडर को ऑर्डर को कैंसिल नहीं करते हैं, बट मैं जानता हूं कि हमें कैसे पता लगेगा कि उन्होंने ऑर्डर को कैंसिल किया ही नहीं किया? राइट और रॉन्ग? क्योंकि हमारे पास में चार्ट पे लिखा हुआ भी नहीं आ रहा कि यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर्स को फाइंड आउट करना है। तो गाइज मैं ये थ्योरी को चेंज करना चाहूंगा कि सब कहते हैं कि पेंडिंग ऑर्डर्स को फाइंड आउट करना है, बट मैं ये चाहता हूं कि हमें उस डिमांड एरिया को फाइंड आउट करना है जहां से प्राइस शूट हुई।
अब पेंडिंग ऑर्डर थे या नहीं थे, क्योंकि गणित उनकी कहती है कि मान लीजिए यहाँ पेंडिंग ऑर्डर थे, तो प्राइस दोबारा इस रेंज में आएगी, वापस से शूट होगी, राइट। क्योंकि मान लीजिए प्राइस ने बाइंग के लिए लगाया, यहां से सेलर्स आए, अब प्राइस ने सेलर्स को खत्म किया, यानी कि सेलर तो हो गए कम, खरीदने वाले आ गए, तो खरीदने की वजह से प्राइस में हो गई शूट। तो यहाँ पे हो सकता है पेंडिंग ऑर्डर है, बट मैंने देखा कि ऐसी कहीं गणित ही नहीं है पेंडिंग ऑर्डर्स की, राइट। तो मैं कहूंगा हमें वो एरिया फाइंड आउट करना है जहां से प्राइस की क्या बढ़ी है, डिमांड। ठीक है, तो हमारा जो आज से पैटर्न होगा वो हम पढ़ेंगे कि वी नीड टू फाइंड दैट पर्टिकुलर एरिया जहां से डिमांड उस स्टॉक की इंक्रीज हुई है। उसके लिए हमें क्या क्या एलिमेंट्स लगेंगे वो हम भी सीखेंगे। अब मैं आपके सामने ग्रीन कैंडल बना रहा हूं, दो। क्योंकि आप चार्ट पे देखोगे गाइस, आपको छोटी ग्रीन कैंडल भी दिखेगी और बड़ी ग्रीन कैंडल भी दिखेगी। अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। आपको छोटी ग्रीन कैंडल भी दिखेगी, बड़ी कलर की ग्रीन कैंडल भी दिखेगी। अब इनके बनने का रीजन हम देखते हैं। अब हमें पता है कि प्राइस का ओपनिंग पॉइंट यहाँ पे है और इसका क्लोजिंग पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि ग्रीन कलर की कैंडल है ना। सेम इसका ओपन पॉइंट है यहाँ पे और क्लोजिंग पॉइंट है यहाँ पे। बट गाइस दोनों ही ग्रीन कलर की कैंडल है, बट इसका फॉर्मेशन कैसा है दोनों का, अलग अलग। वो कैसा, कैसे हो सकता है, हम थोड़ा सा अज्यूम करते हैं। मैं मानता हूं कि इस पर्टिकुलर डे बायर्स आए होंगे प्राइस को बाय करने, वो होंगे अराउंड 1 लाख, क्योंकि बायर एंड सेलर्स की फाइट से कैंडल्स फॉर्म हो रही है। ठीक है, अब मान लीजिए जो सेलर थे वो थे 50,000, 50K। तो प्राइस में इम्बैलेंस किस तरफ हुआ, पॉजिटिव, क्योंकि 50,000 ऑर्डर से, 50,000 के सेलिंग ऑर्डर से 50,000 बाइंग के ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, बचे क्या, 50,000। तो प्राइस क्या हो गई, शूट। तो इसलिए बन गई ग्रीन कैंडल ये वाली। अब मैं सेकंड ग्रीन कैंडल में ये अज्यूम करता हूँ गाइस कि मान लीजिए बायर्स आ गए यहाँ पे 1.5 लाख और सेलर सेम है 50K। अब यहाँ पे प्राइस में कितने रुपीस का इम्बैलेंस हुआ, 1 लाख। तो प्राइस में यहाँ 1 लाख का हुआ, यहाँ हुआ 50K का। तो देखो गाइस, जब भी प्राइस में इम्बैलेंस बड़ी रेंज में होता है तो कैंडल का फॉर्मेशन बनेगा बड़ा। अब हमें देखो डेटा तो पूरा यहाँ मिलेगा, यहाँ पे कैंडल्स का हमें, आप चाहो तो टी प्रेस करोगे किसी भी कैंडल में तो यहाँ पे आपको ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई एंड लो प्राइस मिलेगी। बट ऐसे कब तक नापते रहोगे किसी कैंडल को, कितना मेजरमेंट करोगे। तो हमें क्या करना है, हमारी जो स्कैनर एक यूज करना है, एक बहुत अच्छा स्कैनर भगवान ने हमें दिया है, उसको बस थोड़ा सा यूटिलाइज करना है। उस स्कैनर का नाम है आईज। ठीक है, हमें हमारे आईज की स्कैन से करके पता लगाना है कि जो ये कैंडल्स हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखो, ये भी ग्रीन कलर की कैंडल है और ये भी ग्रीन कलर की कैंडल है। तो आप बता सकते हैं कि इस वाली कैंडल में और इस वाली कैंडल में जो प्राइस का डिफरेंस हुआ होगा वो किस कैंडल में हुआ होगा। ये मान लीजिए है फर्स्ट और ये है सेकंड। कोई बता सकता है कि इन दोनों कैंडल में जो प्राइस का डिफरेंस हुआ है, ठीक है, वो किस कैंडल में बड़ी रेंज में हुआ है। सेकंड वाली में, ये फर्स्ट है और ये है सेकंड। यस, फर्स्ट वाली में। क्योंकि हमें क्या पता है ना गाइस कि कैंडल का जो फॉर्मेशंस है, इसका फॉर्मेशन देखिए यहां से लेकर यहां तक है और इसका फॉर्मेशन यहां से लेकर यहां तक है। तो इसी से पता लग रहा है कि इसके अंदर जो प्राइस का डिफरेंस हुआ है, यानी इम्बैलेंस हुआ है, वो इस रेंज में ज्यादा होगा। तो सेम हमारे पास में जब
चार्ट पे जाएंगे तो हमें ऐसी ग्रीन कैंडल भी शो होगी, ऐसी ग्रीन कैंडल भी शो होगी। तो हमें पर्टिकुलर किसी भी कैंडल की रेंज को फाइंड आउट नहीं करना है, हमें देखना है कि इन दोनों कैंडल में से कौन सी कैंडल बड़ी है। इन कैंडल के नाम क्या होते हैं वो हम सीखते हैं। कलर ग्रीन है तो ग्रीन, इसे बोलते हैं हम एक्साइटिंग कैंडल, ठीक है। और इसे हम बोलेंगे ग्रीन एक्सप्लोजिव कैंडल। एक्सप्लोजिव नाम क्यों दिया? बिकॉज ये कैंडल यहाँ इस कैंडल के कंपैरिजन में छोटी है और ये वाली बड़ी है। अब हो सकता है इसका ओपन प्राइस हो 100, हाई हो उसका 115 और क्लोज हो उसका 110, मान लीजिए 95 पर लगाया इसने लो। सेम इसमें क्या हुआ होगा, 100 पे ओपन, 95 पर लो, इसका जो हाई होगा वो होगा अराउंड 130, उसका क्लोज हो गया 120। अब देखो, मैंने ये रेंज बाद में लिखी है, अगर मैं पहले लिख देता तो आप रेंज को देख के आराम से बता देते कि ये कैंडल में डिफरेंस ज्यादा हुआ है। बट मैं चाहता हूं गाइज कि रेंज को देखने से पहले आप अपनी आई से स्कैनर करो कि इन दोनों कैंडल में कौन सी कैंडल एक्साइटिंग है और कौन सी कैंडल है एक्सप्लोसिव। क्योंकि ये दो कैंडल के फॉर्मेशंस हमें स्कैन करने की जरूरत होगी, क्योंकि आने वाली क्लासेस में हमें जितने एलिमेंट्स चाहिए उनमें इन सब का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये हुई बाय साइड की, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ रेड कलर की कैंडल की। अब देखना ये आप लोग आराम से बता दोगे। अभी बताइए गाइस, इन दोनों में से कौन सी कैंडल एक्साइटिंग है और कौन सी कैंडल एक्सप्लोसिव है? यस, सेकंड वाली एक्सप्लोसिव है। क्योंकि अब हमने क्या देखा, फर्स्ट वाला सीख लिया, सेकंड वाला पता लगा सकते हैं कि इन दोनों के कंपैरिजन में कैंडल की जो फॉर्मेशंस है, इसकी बड़ी है, इसकी छोटी है। तो मैं अज्यूम कर सकता हूं कि इस टाइम पे क्या हुआ होगा, रेड कलर की कैंडल बनी है। अब हमें पता है कि रेड कलर की कैंडल है यानी कि सेलर्स ज्यादा एक्टिव होंगे, तो यहां हो सकता है कि सेलर हो 1 लाख और बायर क्या हो 50 के। तो प्राइस का जो इम्बैलेंस कहाँ हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब क्या हुई, प्राइस यहां से डाउन गई। सेम इस पॉइंट की बात करूं मैं, इस सेलर हो 1.5 लाख और बायर हो 50 के, वही इम्बैलेंस नेगेटिव, प्राइस डाउन आई, इसलिए बड़ी कैंडल बनी। तो कैंडल के फॉर्मेशन से हमें पता लग रहा है कि इस पर्टिकुलर कैंडल में जो प्राइस का इम्बैलेंस हुआ है कि किस में ज्यादा हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे फर्स्ट वाली को रेड एक्साइटिंग कैंडल और इसे हम बोलेंगे रेड एक्सप्लोसिव कैंडल। ठीक है, यहां तक क्लियर है गाइस सबको? ठीक है। इसमें द डिफरेंस इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस इज द पॉजिटिव नंबर, इसलिए ग्रीन कलर की कैंडल बनी। इसमें द डिफरेंस इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस नेगेटिव नंबर, तो ये बन गई हमारी रेड कैंडल। अब देखो गाइस, हमें कैंडल की जो स्टडी करनी है उसमें सबसे मेन स्टडी है व्हाट इज द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि एक बात बताइए, रेसलिंग के अंदर या किसी भी गेम में सबसे पहले हम स्ट्रेंथ पे ही फोकस करते हैं। जैसे हुसैन बोल्ट है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ रनर में सबसे अच्छी मानी जाती है। क्रिकेट टीम में विराट कोहली, एम एस धोनी की सबसे अच्छी मानी जाती है, राइट। मैसी, रोनाल्डो, इन सबकी क्या है स्ट्रेंथ। मतलब ये लोग अपने स्ट्रेंथ से अपने अपने पर्टिकुलर गेम में माहिर है। तो हमें क्या करना है स्टॉक मार्केट में, अगर हम बायर बनेंगे, जब हम मार्केट में पैसा डालेंगे, तो हमें स्ट्रेंथ देखनी है ग्रीन कलर की कैंडल की। और जब हम मार्केट से एग्जिट होंगे
तो हमें देखनी है लाल कलर की, यानी कि रेड कलर की कैंडल, क्योंकि रेड कैंडल इसका मतलब वहां से सेलर्स एक्टिव थे, तो जहां से सेलर्स एक्टिव थे हमें उस पॉइंट पे जाके बेचना होगा, जहां से बायर्स एक्टिव थे उस पॉइंट से हमें खरीदना होगा। तो सबसे पहले हम ज्यादा फोकस करेंगे बाय एंड साइड में, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द केस में बाइंग ही करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में। तो व्हाट इज द मीन ऑफ दिस टैंक? सिंपल, अगर मैं बोलूं, अगर आपको कैंडल की स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ देखनी है तो वी विल ऑलवेज लुक ऑन द चार्ट, बॉडी पार्ट मस्ट बी एक्सप्लोसिव या फिर एक्साइटिंग, एंड वीक पार्ट इज लेस। हमें किसी भी कैंडल की अगर स्ट्रेंथ को पहचानना है, किसी भी कैंडल की, चाहे वो बाइंग साइड के हो चाहे सेलिंग साइड में, तो हम पहचानेंगे उसके बॉडी पार्ट से। अब कोई मुझे बता सकता है कि इन कैंडल का बॉडी पार्ट कौन सा है? ये वाला बीच वाला पार्ट जो डार्क साइड में है। तो हमें पता है कि ये बॉडी पार्ट, इसका मतलब क्या होता है कि प्राइस में डिफरेंस, जो इम्बैलेंस है वो किस तरफ हुआ है, उससे पता लगेगा हमें ग्रीन से और रेड से। ये बीच वाला पार्ट जो है बॉडी पार्ट, इससे हमें पता लगेगा कि कैंडल एक्सप्लोजिव है, यह है एक्साइटिंग। ठीक है। अब देखो, दोनों कैंडल ग्रीन है, बोथ आर ग्रीन कैंडल्स। ठीक है। अब मुझे बताइए गाइस, इन दोनों में से विच वन इज पावरफुल? दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन। दोनों ग्रीन कलर की कैंडल है, विच वन इज पावरफुल? यस, सेकंड वन। बिकॉज हमें पता है कि वी विल ऑलवेज लुक स्ट्रेंथ ऑफ द कैंडल, नॉट वॉल्यूम नंबर। तो अगर दोनों की स्ट्रेंथ की बात करूं, वो मुझे पता लगेगा उसके बॉडी पार्ट से, और बॉडी पार्ट है सेकंड कैंडल की ज्यादा। इसलिए सेकंड कैंडल जो कि हमारी एक्सप्लोजिव है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। ठीक है। अब रेड कैंडल की बात करता हूं गाइस, इन दोनों में से कौन सी कैंडल ज्यादा पावरफुल मानी जाएगी? अब सभी बता देंगे सेकंड, क्योंकि सबने देख ही लिया है, राइट? ठीक है। अब हमें चार्ट पे दिख गई है दोनों तरह की कैंडल, जिसमें बॉडी पार्ट तो हो ज्यादा, विक पार्ट हो कम। अब आप देखोगे गाइस, ये चार्ट पे छोटी छोटी सी कैंडल बन रही है जिसमें है ना विक पार्ट तो है ज्यादा। अब देखो इस कैंडल में ये विक पार्ट है ज्यादा, यहां से लेकर यहां तक, और ये बॉडी वाला पार्ट कम है, कम। इस कैंडल को हम क्या बोलेंगे वो भी सीखते हैं, और ये क्यों बनती है वो भी हम जानते हैं। देखो गाइस, मान लीजिए प्राइस में आपको चार्ट पे मिली ऐसी कैंडल, लाइक दिस। अब ये वाली कैंडल चार्ट पे क्यों बन रही है? मैंने अभी अभी एक एग्जांपल दिया था मटर का, थोड़ी चीजें तो वहां से क्लियर हो जाएगी। कि हमें पता है कि जब बेचने वाले और खरीदने वाले सिमिलर हों, मतलब प्रोडक्शन भी उतना हो रहा है और खरीदने वाले भी खरीद पा रहे हैं आराम से, तो प्राइस में क्या होगा? इम्बैलेंस होगा नहीं। तो प्राइस क्या होगी? एक जगह पे आके लॉक हो जाएगी, राइट? 90 रुपीज का मटर जब 30-20 आ जाता है, उसका लॉक होने का रीजन क्या है? कि प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रहा है, खरीदने वाले भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। इन दोनों में क्या हुआ? इम्बैलेंस नहीं होके प्राइस हो रही है बैलेंस, मतलब प्रोडक्शन भी हो रहा है, खरीदने वाले खरीद भी रहे हैं। तो मैं मानता हूं ये ग्रीन कलर की बेस कैंडल क्यों बनती है, कि हो सकता है कि बायर्स तो हो 60 के,
और उस पर्टिकुलर डे सेलर हो 57 के, तो प्राइस में कोई बड़ा इम्बैलेंस हुआ नहीं, इसलिए बन गई ये ग्रीन कलर की बेस कैंडल। अब देखो चार्ट पे अलग अलग तरह की बेस कैंडल दिखेगी, किसी की विक ज्यादा है, किसी की डाउन साइड में। तो विद द टाइम ऑफ प्रैक्टिस आप सीख जाओगे। ठीक है। अब मैं वही रेड कैंडल की बात करूं, बेस में आपको ऐसी फॉर्मेशंस दिखेगी, ऐसी फॉर्मेशंस दिखेगी आपको। ठीक है, ऐसी दिख सकती है। तो गाइज हो सकता है कि यहाँ पे सेलर हो 70 के और बायर्स हो 60 के, तो प्राइस में ज्यादा बड़ा इम्बैलेंस हुआ नहीं। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आपको किसी भी कैंडल का विक पार्ट दिखे ज्यादा और बॉडी पार्ट कम दिखे, उसे हम बोलते हैं बेस कैंडल्स। तो इन सारी कैंडल्स का नाम होगा बेस कैंडल्स। अब हमें इसके कलर से कोई मतलब नहीं होगा, इन्हें हम बोलेंगे बेस कैंडल्स। कलर ऑफ द बेस कैंडल डू नॉट मैटर। ठीक है, ये क्या हुआ? ठीक है। अब आपको कई बार कैंडल ऐसे भी शो होगी, ऐसे भी दिखेगी, बिल्कुल ऐसे। अब हो सकता है कि यहाँ पे सेलर हो 70 के और बायर्स हो 69.500 के, तो 200-300 पॉइंट के कारण प्राइस ऐसी कैंडल बनी। देखो मैं दिखाता हूँ एक में, ये देखो, इस वाली कैंडल को देखो। मैं यहाँ पे टी प्रेस करूंगा, इसका ओपन है 22,309.95 और इसका क्लोज है सी फॉर क्लोज 22,310.70। मतलब कि मैं बात करूं, ऑलमोस्ट 50 पैसे का डिफरेंस ही है ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस में। जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस में 50 पैसे का, वो तो पॉजिटिव डिफरेंस रहा, इसलिए हल्की सी ग्रीन दिख गई। यहीं अगर आप हल्का सा डिफरेंस नेगेटिव में होगा तो रेड बन जाएगी। तो इसको हम सबको पता है क्या बोलेंगे, बेस कैंडल। बट इसका एक स्पेशल नेम होता है, इसको हम डोजी कैंडल भी बोलते हैं। बॉडी का परसेंटेज पे डिपेंड करेगा। हाँ, वो मैं आपको बताऊंगा कितना परसेंटेज पे डिपेंड करेगा, बट हमें मेजरमेंट के थ्रू पता नहीं लगाना है कि कितना परसेंटेज हमें निकालना है। ठीक है। सो ये सब की सब है बेस कैंडल्स। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस करते हैं हम सबसे पहले, टाइम लगेगा आपको। अब बताओ गाइस, ये वाली जो मेरी फर्स्ट कैंडल है, ये ग्रीन कलर की है, तो बता सकते हैं कि ये एक्साइटिंग है या एक्सप्लोजिव है? दिस वन, यस एक्सप्लोजिव बोल सकते हैं। अगर मैं वही कंपेयर करूं इन दोनों कैंडल्स को, अब बताओ कौन सी एक्सप्लोजिव है, ये वाली या ये वाली? यस, फर्स्ट वाली। अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो ये एक्साइटिंग हुई और ये हुई एक्सप्लोजिव। ये क्या हुई? एक्साइटिंग कैंडल। ठीक है। आपको एक्सप्लोजिव कैंडल बिल्कुल बड़ी बड़ी दिख जाएगी। अब देखो ये रेड कलर की दो कैंडल हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों क्या है? एक्सप्लोजिव कैंडल। क्योंकि आपको क्या करना है, इस कैंडल्स को कंपेयर करना है उसके आसपास की कैंडल से। अगर मान लीजिए मैं इस कैंडल्स को इस कैंडल से कंपेयर करूं, तो मुझे पता है ये है एक्सप्लोजिव और ये है एक्साइटिंग। क्योंकि हमें कैंडल के फॉर्मेशन से देखना है, जो कि हमारी है आईज। ठीक है। अब बताएं गाइस, ये जो कैंडल है, ये वाली, इस कैंडल्स को हम क्या बोलेंगे? ठीक है, बेस कैंडल्स बोलेंगे। ये सारी कैंडल्स कौन सी है? बेस। ठीक है। आपका होमवर्क भी ये रहने वाला है। आपको क्या करना है, जैसे ही आप चार्ट ओपन करेंगे, मान लीजिए कोई भी चार्ट ओपन करते हैं आप, डेली पे आपको ओपन करना है, इस कैंडल को मार्क करना है ऐसे। या तो एफ प्रेस कर लीजिए आप, ऐसे करके एन प्रेस करोगे, ग्रीन, एक्सप्लोजिव,
कैंडल ऐसे मार्क करना है। जैसे मान लीजिए आसपास में ये सारी की सारी बेस कैंडल है, तो एफ प्रेस करोगे तो एक सर्कल मार्क हो जाएगा ऐसे, लाइक दिस। एन प्रेस करोगे, लिख सकोगे दीज आर बेस कैंडल्स। उसके बाद में आपको स्नैपिंग टूल्स का सपोर्ट लेना है। इसको करना है न्यू, कट करके इसको और पेस्ट कर देना है। कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दो अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम डेस्कटॉप डाउनलोड कर लेना सिस्टम पे, और वहां पे आपको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करना है। मतलब इस चार्ट को ऐसे लिख के ग्रुप में शेयर करना है, ताकि मुझे पता लगे कि आपने 5 दिन कुछ तो किया। क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट में प्रैक्टिस बड़ी जरूरत है। जो गलती करेगा वो ज्यादा सीखेगा, ध्यान रखना। और जो गलती नहीं करेगा सीखेगा तो वो भी। बट मैं ये मानता हूं कि अगर किसी मिशन में कोई बंदा फेलियर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको नॉलेज नहीं है, क्योंकि जो गिरता है वही आगे बढ़ता है। अब देखो हमने, अगर एक कैंडल की बात करूं तो हमने कितने पार्ट पढ़े हैं कैंडल के? पार्ट इन ए कैंडल, ठीक है। हमने पढ़ा बॉडी पार्ट, जो कि डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस, इट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द कैंडल, ठीक है। एक था अपर विक, यानी कि हाई ऑफ द प्राइस, हाई प्राइस ऑफ द कैंडल। एक हमने पढ़ा लोअर विक। एक कैंडल के 3 पार्ट हमने पढ़े। लो प्राइस ऑफ द कैंडल, ठीक है। ये है पार्ट इन ए कैंडल। फिर हमने सेकंड पढ़ा टाइप्स ऑफ कैंडल, ठीक है। फर्स्ट ग्रीन, एक्साइटिंग या एक्सप्लोसिव कैंडल। हमें क्या सिग्निफाइज करता है? कि नंबर ऑफ बायर्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेलर्स। जब भी नंबर ऑफ बायर्स नंबर ऑफ सेलर्स से ज्यादा होंगे तो ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी। वहीं रेड एक्साइटिंग कैंडल, एक्साइटिंग या फिर एक्सप्लोसिव कैंडल हमें क्या सिग्निफाइज करती है? कि नंबर ऑफ सेलर्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ बायर्स। और बेस कैंडल हमें क्या सिग्निफाइज करती है? कि नंबर ऑफ बायर्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर्स। यही हमने पढ़ा। अब देखिए गाइस, अब मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर रहा हूं आपके, कि हमें जो एरिया फाइंड आउट करना होता है वो कैसे फाइंड कर, जो हमारी बेस कैंडल है ना। अब मैं इसका कलर ना रेड ले रहा हूँ ना ग्रीन ले रहा हूँ, क्योंकि मैं ले रहा हूँ ब्लू, क्योंकि कंफ्यूज ना हो कि मैं रेड ले रहा हूँ ग्रीन ले रहा हूँ, क्योंकि हमें कलर ऑफ द बेस कैंडल डजंट मैटर, ठीक है। अब मेरे पास में बेस कैंडल है। ये बेस कैंडल क्या शो करती है? नंबर ऑफ बायर्स आर नंबर ऑफ सेलर्स, यानी कि बायर्स और सेलर्स दोनों ही लड़ रहे हैं। तो ये शो करती है ए फाइट बिटवीन
बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है। अब मान लीजिए इन दोनों की फाइट हो रही है। ठीक है। अब फाइट होने के बाद में हमें जो पता लगता है स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ अगर ग्रीन कलर की है तो हमें पता लगता है कि यहाँ पे जो एरिया है वो है बाइंग का। अब जैसे मान लीजिए गाइस, एक एग्जांपल के लिए ये एक बेस कैंडल बनी, मेरे को पता लगा कि यहाँ बायर्स एंड सेलर्स की फाइट हो रही है। ये फाइट कितने दिन में चल सकती है, बट फॉर एन एग्जांपल मैं एक दिन ले रहा हूँ। अब मान लीजिए गाइस, इस बेस कैंडल के बाद में मेरे को मिल गई एक ग्रीन कलर की कैंडल, लाइक दिस। अब मेरे को पता है कि जो ये बेस कैंडल है, इसका मतलब क्या है कि फाइट, FIG, ये बायर एंड सेलर्स के बीच में फाइट हो रही है। अब नेक्स्ट डे मुझे अगर ग्रीन कलर की कैंडल बनी, मिली, तो कोई बता सकता है कि यहाँ पे जो एरिया होगा, एरिया ऑफ द जोन, वो बाइंग का होगा या सेलिंग का होगा? फाइट मुझे पता लगी, और उसके बाद में बायर्स, यस, क्योंकि हमें पता है कि फाइट के बाद में जो रिजल्ट आया वो किसका आया, ग्रीन कलर की कैंडल का। तो यहाँ पे एरिया ऑफ द जोन है बाइंग का, या मैं कह सकता हूं दूसरी लैंग्वेज में कि यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे एज पर दूसरे इंस्टीट्यूट जो पढ़ाते हैं वो होंगे बायर्स के। तो मैं दोनों चीज ही लिख रहा हूं। अब मान लीजिए यहाँ पे एक बेस कैंडल है, अब ये फाइट चल रही है, फाइट के अगले दिन आपको पता लगा कि नेक्स्ट कैंडल बन गई रेड कलर की। तो कोई मुझे बता सकता है क्या, इस एरिया के अंदर, एरिया कैसे मार्क करेंगे वो मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगा, इस एरिया में जो जोन है, जो चीज एक्टिव हुई है वो किसकी हुई है, सेलर्स की है बायर्स की? यस, सेलर्स की, क्योंकि हमें पता है कि ये जो एरिया में जीता है वो है सेलर्स, क्योंकि फाइट के बाद में आया रिजल्ट, और रिजल्ट के बेसिस पे ही हमें पता लगा कि इस एरिया के अंदर सेलर्स ज्यादा एक्टिव है, और इस एरिया में हमें पता लगा कि बायर्स ज्यादा एक्टिव थे। यानी कि हमें उस पर्टिकुलर एरिया को फाइंड आउट करना पता लग जाएगा। उस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए ग्रीन कैंडल के पास में बेस कैंडल्स। अब ये बेस कैंडल एक दो तीन चार कितनी भी हो सकती है वो हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको सिर्फ लॉजिक दे रहा हूं कि अगर बेस कैंडल्स जो शो करेगी हमें फाइट बताएगी, बायर एंड सेलर्स के बीच में फाइट चल रही है, उस फाइट के बाद में ग्रीन कलर की कैंडल है तो हमें पता लग जाता है इस एरिया से बाइंग आई थी, और अगर रेड कलर की कैंडल है तो हमें पता लग जाएगा यहां से वो आई थी। अब एग्जाम्पल ले लो आप, ये ग्रीन कलर की कैंडल है, इससे पहले एक बेस कैंडल, दो, तीन, चार, पांच, ये एक्साइटिंग कैंडल मान लेते हैं, ठीक है। अब 5 दिन तक फाइट चली है, ठीक है। अब फाइट चलने के बाद में ग्रीन कलर की कैंडल बनी है मुझे, तो कोई बता सकता है कि यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे या एरिया ऑफ द जोन होगा वो बाइंग का होगा या सेल का होगा? बाय कर मत लेना अगर प्राइस यहाँ पे आ जाएगी, अभी मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये जो एरिया है, ये बायर्स का है या फिर सेलर्स का है? यस, बायर्स का एरिया है। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। नई नई चीज है, बेसिक सब चीजें हैं, बट वक्त के साथ में आ जाएगी। कुछ नोट्स लिख देता हूं मैं। ठीक है। फॉर इम्बैलेंसिंग बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग, द स्टॉक प्राइस गोस अप एंड डाउन। यानी कि प्राइस में इम्बैलेंस होने की वजह से स्टॉक मार्केट अप, या स्टॉक की प्राइस अप और डाउन जाती है। इफ बायर्स आर ग्रेटर देन सेलर्स, यानी कि डिमांड मोर देन
सप्लाई, तो प्राइस कहाँ जाएगी? प्राइस विल गो अप। नंबर ऑफ द बेस कैंडल शोज दैट फाइट ऑफ द एरिया, मतलब वहां फाइट चल रही है, और ग्रीन कैंडल बताएगी जो कि स्ट्रेंथ होगी। वो ग्रीन कैंडल से पता लगेगा कि यहाँ पे जो फाइट चल रही थी, इस फाइट में जीता कौन। मान लो लास्ट मैच चल रहा था ना, गुजरात का और चेन्नई का, आपने प्रीवियस मैच देखे फाइनल से पहले, तो आप बता सकते थे फाइनल कौन जीतेगा? नहीं बता सकते थे। 20वें ओवर के बाद बताया पाया कि स्ट्रेंथ किसकी अच्छी थी। आपने अपने दोस्त से बात करोगे तो 20वें ओवर के बाद ही तो पता लगेगा ना कि चेन्नई जीतेगी या गुजरात। जब दोनों के बीच में फाइट चल रही थी मैच को जीतने के लिए, नोबडी नोज कि कौन जीतेगा। बट जैसे ही चेन्नई जीतती है तो आप अपने दोस्त को बताते हो कि चेन्नई जीत गए। कैसे पता लगा? जब उसने अपनी स्ट्रेंथ को शो किया। जडेजा ने लास्ट 2 बॉल पे 10 रन बनाए, तो वो जडेजा की स्ट्रेंथ थी। अब मान लीजिए इन फ्यूचर कभी गुजरात और चेन्नई का मैच होगा, देन आप थोड़ा सा प्रिडिक्शन कर सकते हो कि चेन्नई के जीतने के चांसेस ज्यादा है। बट आने वाली क्लासेस में आपको एग्जांपल दूंगा मैं बहुत सारे क्रिकेट पे भी। अगर कोई क्रिकेट लवर है उसको तो बहुत पसंद आने वाले हैं। ठीक है। अगर मैं सेलर ज्यादा है बायर से, तो यानी कि सप्लाई मोर देन डिमांड, तो प्राइस विल गो डाउन। मुझे सारा का सारा होमवर्क आपकी हैंड राइटिंग से चाहिए है नोट्स ग्रुप के अंदर। 5 दिन मिलेंगे आपको, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस एक दिन आपने स्टडी करी और छुट्टी। मुझे सब के सब होमवर्क चाहिए होगा आपकी हैंडमेड। या तो आप वर्ड फाइल पे बनाओ या फिर पेंट पे बनाओ, वो टोटली डिपेंड ऑन यू। बेस कैंडल्स इंडिकेट करती है स्ट्रॉन्ग फाइट बिटवीन बायर एंड सेलर्स। ठीक है। और ए बायर नीड्स ए सेलर एंड ए सेलर नीड्स ए बायर। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ द स्टॉक मार्केट। इस पे चलती है पूरी की पूरी थ्योरी। ठीक है। एंड इंस्टीट्यूट मेक्स डिमांड एंड सप्लाई, वी फॉलो देयर फुटप्रिंट। मतलब कि हमें पता है कि जो इंस्टीट्यूट है, जो भी बड़े बड़े फॉरेन या फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, अगर वो जिस रेंज से उसको बाय करता है तो दोबारा से उसी रेंज से बाय करना पसंद करेगा उस पर्टिकुलर स्टॉक को। तो इसलिए हमें बड़े जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके जो बाइंग एरिया है जहां से उन्होंने पहले बाई किया था, उस एरिया में ही वो दोबारा से बाय करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक रेंज के पीछे मार्केट को लेके चलते हैं। कि मान लीजिए अगर प्राइस यहां से शूट होके अब गई, तो दोबारा प्राइस इसी एरिया से आके दोबारा जाएगी, तो दिस इज कॉल्ड द रेंज। तो प्राइस एक्शन क्या है गाइस? एक रेंज है, उस रेंज को हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब देखो, हमारे पास में बेस कलर की कैंडल है एक। ठीक है। अब मेरे पास में ये कैंडल है जो कि एक्सक्लूसिव है। मैंने क्वार्टरली का टाइम फ्रेम खोल रखा है, मैं मतलब कि 3 महीने की एक कैंडल है। वो मैं आपको ब्रेकडाउन में समझाऊंगा, अभी कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना। अब देखिए, बेस कैंडल के बाद में जो कैंडल्स बनी हैं 3, वो कैसी कलर की बनी है? ग्रीन कलर की। तो यहाँ पे जो एरिया है वो किसका है गाइस? बायर्स का। देखिए क्या होगा, प्राइस दोबारा लौट के आएगी और वापस से इस एरिया में आएगी और वापस से अब जाएगी।
तो हमें भी ऐसे एरिया को ही फाइंड आउट करना है। इस कोर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जैसे आपको पता लग जाएगा कि कौन से एरिया से हमें स्टॉक को बाय करना है, तो आप कभी भी न्यूज वालों की बातों में आके ना इस पॉइंट पे बाय करेंगे, ना इस पॉइंट पे बाय करेंगे। आप ऑलवेज लुक फॉर दिस पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पे बात, क्योंकि आपका दोस्त फंसा होगा यहाँ पे, आप बाय करोगे इसको यहाँ पे। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। डिपेंड्स ऑन द टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम की अगर बात करूं सौरभ में, वो आगे आने वाली क्लासेस का पार्ट है। उसमें आप सीखोगे कि टाइम फ्रेम को कैसे हम डील करने वाले हैं, क्योंकि हम सिंगल टाइम फ्रेम पे कभी भी स्टडी नहीं करेंगे। हमें 3 टाइम फ्रेम चाहिए होंगे, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट की लड़ाई करने जा रहे हैं। तो सिंगल हथियार से काम नहीं चलेगा, हमें बहुत सारे हथियार हमारे सामने रखने पड़ेंगे। आप चाहे कोरोना टाइम ले लीजिए, चाहे कोई सा भी टाइम ले लीजिए, हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है। अगर कोई चीज डाउन जाएगी तो वहां से अप भी जाएगी, और चीज डाउन जाती है वापस से अप भी जाती है। ये पूरा गेम ही स्टॉक मार्केट में अप एंड डाउन का है। हमें तो क्या करना है, उस एरिया में एंटर होना है, टाइमली एग्जिट करना है, हमारा प्रॉफिट लिया, एग्जिट। ठीक है। अब हमें पता है कि पेंडिंग ऑर्डर्स या फिर एरिया ऑफ द जोन, वो पता लगता है एक्साइटिंग कैंडल से। और एक्साइटिंग कैंडल से पहले कौन सी कैंडल होना जरूरी है? बेस कैंडल, क्योंकि बेस कैंडल फाइट शो करती है। तो आपका होमवर्क यही रहेगा गाइस, कि आपको सबसे पहले वो एरिया जिसमें एक्साइटिंग कैंडल हो और साथ में बेस कैंडल हो, ऐसे एरिया को मार्क करके बताना है कि यहाँ पे एरिया ऑफ द जोन बायर्स का है, सेलर्स का है। यस, एरिया मार्क करना है। एरिया मार्क करने के लिए वैसे हमें 3 एलिमेंट्स की जरूरत होगी, बट वो तीसरा एलिमेंट्स मैं अभी आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ओवर हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि बेसिक चीजें अगर आप रिकॉर्डिंग देखें तो आपको बोर ना लगे, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स के बारे में। ठीक है। मैं चाहता हूं कि एक बार आपका बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाए ना, 3 से 4 क्लासेस, उसके बाद में तो मान लीजिए कि आपके लाइव क्लास के अंदर ही हर चीज समझ में आएगी। आपको मेहनत करनी है सिर्फ 7 क्लास तक गाइस, उसके बाद में हर चीज आपको साइकोलॉजी फैक्ट पे ही बताने वाला हूँ। इस पूरे मंथ के वीकेंड्स पे आप बस स्टडी कर लीजिए, ये 8 क्लासेस, फिर उसके बाद में 4 से 5 क्लासेस होगी, लाइव क्लास होगा। तो लाइव ही तो है ये। अब तो नेक्स्ट वीकेंड होगी लाइव क्लास, क्योंकि वीकेंड की क्लासेस चल रही है, तो नेक्स्ट वीकेंड। मार्केट आवर्स में लाइव क्लास नहीं होगी। मार्केट आवर्स में अगर लाइव आपका कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप ग्रुप में पूछ लेना, क्योंकि मार्केट आवर्स में तो हमें भी तो ट्रेडिंग करनी होती है ना। ठीक है इस, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड, एंड मेक श्योर आप अपना होमवर्क सेंड करेंगे, और मुझे पता लगेगा ग्रुप में जो होमवर्क सेंड करेगा वो कौन कितनी क्या मेहनत कर रहा है। मार्केट आवर्स में कैसे एनालाइज करें आफ्टर कंप्लीट दिस कोर्स, मैं आपको बता दूंगा। अभी 2 क्लास कंप्लीट हुई है, मैं नहीं बता सकता। मार्केट क्लोज हो फिर उसके बाद में आप कर लेना। मार्केट जब तक चल रहा है तब तक थोड़ा सा इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ो। डीआईज क्या होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, ये मैं पूछूंगा आपसे आने वाली वीकेंड पे। ये जो 5 दिन आपको मिल रहे हैं ना गाइस, ये मैं चाहता हूँ, ये वीकेंड की क्लासेस का मतलब ही इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़े। वरना मेरे को 5 दिन है, मैं तो आराम से शाम को फ्री रहता हूँ, पढ़ा दूंगा आपको। पर मैं चाहता हूँ कि पढ़ो, सीखो, सीखने आए हो सीखो। एटलीस्ट 2 आवर्स देना है आपको। अब होमवर्क मैं पहले ही बता चुका हूँ, वापस से ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले आपको ये चीज पढ़नी है कि स्टॉक मार्केट में डोमेस्टिक इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर कौन होते हैं, इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड्स के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है कि म्यूचुअल फंड्स के स्टॉक्स का सिलेक्शन देखो आप। अगर म्यूचुअल फंड्स के स्टॉक्स का सिलेक्शन देखोगे तो आपको खुद को लगेगा कि ये लोग तो ज्यादा कोई बड़े स्टॉक्स में डील ही नहीं करते। जैसे मान लीजिए एक स्टॉक है कैनरा म्यूचुअल फंड की बात करो, रिबूको, अच्छा म्यूचुअल फंड है। ठीक है। ये देखो मैंने इसको ओपन किया, इसमें स्टॉक्स की लिस्ट देखो आप।
ये कैनरा रिबू को जो म्यूचुअल फंड है ना, ये सिर्फ 8 से 10 स्टॉक में ही पैसा डालता है। मैं चाहता हूं कि ये जो लोग क्वालिटी पे डील कर रहे हैं, सेम इस क्वालिटी को आप पढ़ो। इसने दुनिया की छोड़ो, इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनीज में पैसा डालते हैं लोग। बस एवरेजिंग कर रहे हैं, हर मंथ पैसा जा रहा है इस म्यूचुअल फंड में, जो आप म्यूचुअल फंड दे रहे हो, हर मंथ पैसा जा रहा है, हर मंथ। तो गाइज आपको भी यही फोकस करना है, क्वालिटी ऑफ द स्टॉक्स, डीआईस, फॉरेन इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।